फॉल हो रही है वो कहां जा रही है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स द ग्राउंड. So this is what is this chapter dealing with. So let's start with this chapter, that is gravitation. Topics to be covered in this chapter are introduction, Newton's law of gravitation, gravitational constant, freely falling bodies, acceleration due to gravity, weight and mass, and we have one relation in which we are going to prove that Wm is equal to 1/6 of We. Now what is Wm, what is We, you'll get to know when we'll do the topic. तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी हम कोई चीज थ्रो करते हैं तो वो कहां जाती है, वो नीचे की तरफ गिरती है, दैट इज टूवर्ड्स द अर्थ. अब जैसे अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं, अगर सपोज पेड़ के कोई पत्ते फॉल हो रहे हैं अपने आप, आपको पता है कि जो पेड़ के पत्ते प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट्स भी होता है, नेचुरली भी वो फॉल करते हैं, तो वो सब कहाँ फॉल करते हैं, दे फॉल टूवर्ड्स द ग्राउंड. सिमिलरली इफ यू आर प्लेइंग विद द बॉल, अगर बॉल आपके हाथ से छूट जाती है वो भी कहाँ जाएगी, टूवर्ड्स ग्राउंड. या आप उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो भी अल्टीमेटली इट विल कम डाउन. So, if the fruit or a leaf of a plant ripens, it moves not towards the sky or in any other direction, it falls down. Now, what is the reason behind? The reason is gravity. क्या कारण है, ये जो चीजें, जो भी चीजें हम फेंक रहे हैं या अपने आप गिर रही हैं, वो अर्थ की तरफ इसलिए गिर रही हैं, ग्राउंड की तरफ इसलिए गिर रही हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऊपर, एक ग्रेविटी पुल है जिसकी वजह से चीजें उसकी अर्थ सरफेस की तरफ खिंच रही है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ग्रेविटी एक्चुअल में होता क्या है. देखिए, ग्रेविटी एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एक फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है. इट इज अ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ. या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तभी जो भी चीजें उसके सरफेस पे है, अगर वो उसकी तरफ मूव कर सकती है तो वो उसको अपनी सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. सो वी कैन से दैट इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, देयरफॉर इट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ. अब ग्रेविटी तो हमें पता लग गया कि चीजें नीचे जा रही हैं, एक फोर्स लग रहा है, अर्थ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रही है, चीजों को अपनी तरफ खींच रही है. ठीक है, सो न्यूटन वाज द वॉलंटियर. आपको पता है न्यूटन का कंट्रीब्यूशन फिजिक्स के अंदर काफी रहा है. जितना भी मोशन के इक्वेशंस हैं, लॉज आपने पढ़े फोर्थ चैप्टर में, वो सब न्यूटन ने ही दिया. तो न्यूटन का कंसेप्ट ग्रेविटेशन को लेकर न्यूटन ने एक लॉ फॉर्मुलेट किया, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ये लॉ एक्चुअल में है क्या. ये लॉ हमें कहता है कि कोई भी बॉडी, लेट्स से एक बॉल बना लेते हैं हम, लेट्स से दिस इज बॉल ए और ये एक बॉल है बी. तो न्यूटन हमें ये कहता है कि कोई भी बॉडी यूनिवर्स में दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है. मतलब हर बॉडी यूनिवर्स में दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है. अट्रैक्ट कर रही है मतलब उनमें फोर्स है. ठीक है, फोर्स का आपको पता है नेचर होता है, अगर खींच रही है एक दूसरे की तरफ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर दूर जा रही है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन है. ठीक है, लेकिन यहां पे ग्रेविटेशनल सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स है. आप इसको याद रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. तो आप कह सकते हो हर बॉडी यूनिवर्स में दूसरी बॉडी को पे एक फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट पे. ठीक है, और मतलब अगर इनका प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा. और ये डिपेंड करता है उन दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कितना है. लेट्स से अगर हम कह दें डिस्टेंस आर है तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, देखिए ये तो क्लियर सी बात है, अगर कोई चीजें पास है तो उनमें फोर्स ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा. ये तो बात ऑब्वियस है ना. तो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यही हमारे पास लॉ है. इसका स्टेटमेंट देखते हैं. एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, राइट, which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसको मैथमेटिकली एक मैथमेटिकल इक्वेशन में एक एग्जाम्पल कंसिडर करके पढ़ते हैं.
सपोज हमारे पास एक बॉडी है ए, एक बॉडी है हमारे पास बी, यूनिवर्स में ये दो बॉडीज है और इनको हम नोटिस कर रहे हैं, राइट। तो न्यूटन सर ने कहा कि हर बॉडी यूनिवर्स में दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और ये अट्रैक्शन किससे होती है, मतलब उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। लेट्स से ए बॉडी का मास है m और बी बॉडी का मास है स्मॉल m। हम यहां लिख लेते हैं, ये क्या हो गए, इनके मासेस हो गए, ठीक है, कैपिटल M एंड स्मॉल m। दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस क्या है, r। मैंने स्मॉल r लिया है, आप कैपिटल R भी ले सकते हो। तो ये जो फोर्स है, न्यूटन सर ने बताया, एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये कंक्लूजन दिया कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मासेस, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो फोर्स दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो फोर्स हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स में यूज करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना पड़ता है, इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इक्वल टू में जब आप कन्वर्ट करते हो तो यू नीड टू पुट कांस्टेंट, ये कंपल्शन होती है, तो आपको एक कांस्टेंट पुट पक्का करना होता है। तो यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हमने हटाया तो हमने यहां पे कांस्टेंट पुट किया कैपिटल जी। कौन सा कांस्टेंट पुट किया, कैपिटल जी। नॉर्मली जो कांस्टेंट होता है उसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कह देते हैं, ठीक है। कभी उसकी वैल्यू होती है, कभी उसकी वैल्यू नहीं होती, कभी उसके स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं, कभी नहीं होते, कभी उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है, कभी नहीं होती। लेकिन यहां पे इसका फिक्स्ड नाम भी है, इस कांस्टेंट का एक नाम भी है, इस कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू भी है, और इसके फॉर्मूला भी है, और इसका एक फिक्स्ड यूनिट भी है, ठीक है। तो पहले हम इस कांस्टेंट का नाम देखते हैं। इस कांस्टेंट का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप इसको स्मॉल जी बिल्कुल नहीं लिखोगे, आप इसको कैपिटल जी ही पुट करोगे, राइट। सो दिस कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। तो आई थिंक आपको पता लग गया। तो जब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आना है, आपको ये स्टेटमेंट देने के बाद ये मैथमेटिकली जरूर करना है। एंड प्लीज कीप इन माइंड व्हेन यू स्टार्ट द डेरिवेशन यू नीड टू राइट दैट कंसिडर टू बॉडीज, right, of masses, one is m and distance between them is r। मतलब जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं उनके नाम लिखिए। अगर आप ये पार्ट नहीं लिखते हो तो आपके टीचर मार्क्स काट लेते हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप ये चीजें मेंशन जरूर करें। उसके बाद आप यहां से करें कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to Newton's law of gravitation, F is directly proportional to product of the masses of both the bodies, inversely proportional to square of distance। कंबाइन कर दिया, यहाँ लिखो आप, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। कंबाइनिंग 1 and 2 equations we get this। फिर आप लिखो रिमूविंग प्रोपोर्शनैलिटी साइन we get this, where G is constant called as gravitational constant। और पढ़ते हैं हम जी के बारे में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये आपको लिखना है, और थोड़ा सा जी का इंफॉर्मेशन और देना है, वो मैं आपको कराती हूं क्या लिखना है आपने उसके अंदर। तो जी के बारे में अगर हम बात करें तो अब हम जान चुके हैं ये कांस्टेंट है और इसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। कौन सी उससे फॉर्मूले से हमने इसको डिराइव किया, जब आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो आपको ये कैपिटल जी दिखा। अब इस कैपिटल जी का फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं। आर को आप यहां ले जाओ तो ये कैपिटल जी का आपके पास फॉर्मूला हो गया एफ इंटू आर स्क्वायर। एम और एम यहां पे डिनोमिनेटर में आ गए, तो ये हो गया कैपिटल जी का फॉर्मूला, राइट। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो सबके यूनिट्स पुट कर देते हैं। फोर्स आपको पता है न्यूटन में होता है, डिस्टेंस मीटर में होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, मास केजी में होते हैं, दोनों मासेस केजी में होंगे, जिसको आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हो गए जी के यूनिट्स, राइट, समझे आप। और इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है विच इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11
ये आपको लर्न करना है, और यूनिट्स आप डिराइव कर चुके हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू फॉर जी। अगर आपको इस कैपिटल जी को डिफाइन करना आ जाए, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कैपिटल जी, तो आप ये सब लिख दोगे। तो अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको डिफाइन करने के लिए हम ऐसे करेंगे, लेट अस कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg। आप दोनों बॉडीज का मास क्या ले लोगे, 1 kg। उनके बीच का डिस्टेंस आप ले लोगे, लेट्स से दैट इज 1 मीटर। इन दोनों वैल्यूज को आप यहां पुट करो। आपको पता है F इज इक्वल टू G/m/r², न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अब सबकी अगर हमने वैल्यू पुट कर दी तो मासेस दोनों 1 है, डिस्टेंस भी 1 है, तो F और G आपस में इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो आप इसको डिफाइन करोगे कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर। तो कैसे आप इसको डिफाइन करोगे, जब डिफाइन करना होगा आप ये ऐसे लेटस कंसिडर दोनों बॉडीज के मासेस 1 kg कंसिडर कर लोगे, डिस्टेंस 1 मीटर, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये फॉर्मूला लिख दोगे, सबकी वैल्यूज पुट कर दोगे तो जी एफ के इक्वल आ जाएगा। अब इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, आप लिखोगे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिखिए आप अपनी कॉपीज में, नोट करो इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई है यहां पे, बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस, उनके मासेस कितने, 1 kg, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर। तो जब आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिफाइन करना है तो आप ये चीजें लिखेंगे। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पूछी, सिर्फ व्हाट इज जी लिखा है, तो आप इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके फॉर्मूला, यूनिट्स, वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो। पर अगर ये क्वेश्चन थोड़ी ज्यादा मार्क्स का है तो आपको डेफिनेशन भी देनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। So we can define the gravitational constant as it is numerically equal to the force of attraction between two bodies of masses 1 kg separated by distance 1 meter। तो आप समझ गए ना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फोर्स के ही इक्वल होता है। कब, न्यूमेरिकली, मतलब उसकी वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जो दोनों बॉडीज हैं उनका जो मास है, दोनों बॉडीज का जो मास है वो क्या होना चाहिए, 1 kg। दोनों बॉडीज का मास क्या होना चाहिए, 1 kg, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड बी 1 मीटर। तभी जी की वैल्यू एफ के इक्वल होगी। तो आई थिंक यू गॉट इट। और जी का फॉर्मूला ऑब्वियसली आपने ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने ये जो फॉर्मूला बनाया था, इसी से हम कैपिटल जी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जब आपको कैपिटल जी निकालना है तो इसको यहां रखिए, आर को इधर ले आइए, तो एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बोथ द मासेस। अब अगर यूनिट्स की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स है उसका यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, आर का स्क्वायर है तो हम यहाँ मीटर का स्क्वायर कर लेते हैं, और मास दोनों किसमें होंगे, केजी। सो द यूनिट कम्स आउट टू बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। प्लीज नोट that the value of G is always constant। आप यहां पे देखिए, अर्थ के पोल्स पे देखिए, अर्थ पे इक्वेटर पे देखिए, आप चंडीगढ़ में देखिए, आप अमेरिका में देखिए, कैपिटल G is always going to have the same value, right? It never changes, and that is the reason it is called as universal gravitational constant, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम ही रहने वाली है। दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास एक न्यूमेरिकल है, इसी पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मतलब आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे जो दो बॉडीज हैं वो पूछा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में निकालना है, अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में। तो यहाँ हम एक अर्थ ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। अर्थ का मास फिक्स्ड होता है जिसको आपको लर्न करना है। अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 kg। आप इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है, कभी आपको दिया होगा, नहीं तो अदरवाइज आपको आना चाहिए।
ऑब्जेक्ट का मास आपको क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 1 kg। अब आपको बोला है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के सरफेस पे पड़ा है, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा इसमें डिस्टेंस नहीं दिया होगा। जब भी सेकंड दो बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ होगी तो आपको डिस्टेंस नहीं दिया होगा, उस केस में अंडरस्टूड होगा कि आपको जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ लेना है। यहां पे डिस्टेंस आपको क्या लेना पड़ेगा, रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन अगर आप दो बॉल्स कंसिडर कर रहे हैं तो उनका डिस्टेंस दिया होगा, लेकिन अगर उन दो चीजों में से एक चीज अर्थ है तो वहां पे डिस्टेंस अगर नहीं भी दिया होता तो आपने अपने आप रेडियस ऑफ अर्थ ही यूज करना है। रेडियस ऑफ अर्थ की हमारे पास वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया रेडियस 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू GMM अपॉन R²। वैल्यूज पुट करते हैं, कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यही पढ़ा आपने। मास आपको दे रखा है 6 इंटू 10⁻24, दूसरा मास है 1, और रेडियस क्या है आपके पास 6.4 इंटू 10⁶, और स्क्वायर करना नहीं भूलिएगा क्योंकि गलती यहीं पे होती है। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो इसको स्क्वायर को ब्रैकेट को खोल लीजिए, ये आपके पास हो गया 6 इंटू 10⁻24, 1 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10⁶, स्क्वायर है तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती है। तो देखिए इनकी कैलकुलेशन करनी बहुत सिंपल होती है। सबसे पहले सारे डेसिमल्स रिमूव कर दीजिए। देखिए अब आपने डेसिमल रिमूव किया, यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है, यहां पे भी आपने डेसिमल रिमूव किए, यहां पे भी आपके पास 100 आ गया, 100 से 100 कट हो गया। ठीक है, अब आप सारी सेकेंड चीज, अब आप सारी 10 की पावर सॉल्व कर लीजिए। यहां पे लिख लीजिए 10 की पावर्स क्या क्या है, -11, दूसरी आपके पास प्लस का 24, क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर में है तो आप इनको इकट्ठे लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में आपके पास है 266 मतलब 12 बन गए, लेकिन जब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाते हो तो साइन बदल जाता है, वहां प्लस का 12 है तो ऊपर जाके ये -12 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आपके पास हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना, तो पर साइन माइनस का ही आ गया 23 प्लस 24। इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 10। ठीक है, तो इसका मतलब सारे 10 की पावर्स भी सॉल्व हो चुकी है। तो वी आर लेफ्ट विथ 667 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 64, और ये हम 10 की पावर सॉल्व कर चुके हैं जिसपे हमारे पास आ गया 10, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें, 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 3 दा 2 3 32 दा। ठीक है, अब इसको आप फर्दर और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करके आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 40020। ठीक है, अब इसको आप डेसिमल्स में भी कर सकते हैं। कैसे, आपको देखिए डेसिमल हमारा 1 डिजिट के बाद यहां लगना चाहिए, तो आपको कितनी पोजीशंस मूव करनी है, 1 2 3 4 पोजीशंस मूव करनी है। तो आप इसको 4.0 इंटू 10⁻⁴, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 डिजिट मूव करनी है तो -4। जब भी हम यहां से डेसिमल अपने आप लगाते हो तो आप माइनस का साइन लगाते हो, तो ये बन जाएगा आपके पास 4.0 इंटू 10⁻⁴, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो आपका आंसर आ गया 4.0 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। नाउ वी हैव फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होती क्या है। देखिए फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होती है जो जब गिर रही है अर्थ की तरफ तो उनपे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, वो सिर्फ अर्थ के इन्फ्लुएंस पे ही से ही गिर रही है। मतलब सपोज अगर बॉल आपके हाथ से छूट जाती है तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो कौन सा लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगा रहे हो, राइट। तो इसलिए हम उस बॉल को क्या बुलाएंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। So freely falling bodies are the bodies that fall under the influence of gravity alone. I repeat, no other external force is acting on it. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अगर बॉल आपके हाथ से छूट रही है तो उसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उसपे सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स ही लग रहा है। सो दैट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी।
सिमिलरली सपोज एक पैसेंजर लिफ्ट के अंदर जा रहा है और लिफ्ट किसी कारण खराब हो जाती है, तो लिफ्ट भी नीचे की तरफ फॉल कर रही है और जो पर्सन ऑब्वियसली जो अंदर लिफ्ट के अंदर है लोग वो भी फॉल करेंगे। तो जब लिफ्ट और जो पर्सन है अंदर लिफ्ट के वो फॉल करेंगे, उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। सो इन दैट केस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीली फॉलिंग bodies. So I think you got it, that freely falling bodies are the bodies that fall under the influence of gravity alone. I repeat, no external force is acting on it. For example, we have already discussed that if you keep a ball on a certain height and due to any reason if it falls down, it is a freely falling body. So the reason behind that in this case, when it moves down, it is moving down just due to gravitational force. No other external force is acting on it. So, whenever there is no external force, only the gravitational force is acting, the bodies are called as freely falling bodies. Now, in the same way as we have discussed that people are in lift, if suddenly, due to any reason, the lift falls down, then the people are freely falling in that case. Even the lift is freely falling in that case. So, आपको समझ आ गया कि जब भी कभी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उन सारी बॉडीज को आप फ्रीली फॉलिंग बॉडीज ही बुलाएंगे। नाउ वी हैव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए जितनी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होती है, सपोज आपके हाथ से बॉल गिर जाती है, ठीक है, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, लेकिन जब वो ग्राउंड की तरफ जाती है तो सडनली हम देखते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो फट से ग्राउंड के ऊपर चली जाती है। तो उसमें मतलब ऑब्वियसली अगर बॉल गिर रही है तो इसका मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो हम यहाँ पे स्पीड को वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अब ये एक्सेलरेशन ना आप दे रहे हो, ना मैं दे रही हूँ, ना बॉडी के अंदर आप कह सकते हो किस वजह से आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इसलिए जितनी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होती है उनकी जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है दैट इज जस्ट ड्यू टू ग्रेविटी। इसीलिए उनकी एक्सेलरेशन को हम क्या बुलाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, right? So now to understand this, we can conduct an activity in which we are going to throw two balls of same mass from a same height. जब हम दो बॉल्स को इकट्ठे गिरा रहे हैं, सेम तरह की बॉल्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिख रही है, तो जब हम उनको सेम टाइम पे सेम हाइट से गिरा रहे हैं, उनके मासेस बिल्कुल सेम है, तो हम देखेंगे दे ऑलमोस्ट फॉल एट द सेम टाइम विद सर्टेन एक्सेलरेशन। मतलब दोनों ही सेम टाइम पे फॉल करेंगे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि एक कॉइन और एक फेदर है हमारे पास, ठीक है, मैं उसको एक हाइट से ड्रॉप कर रही हूँ, एक कॉइन और एक फेदर को, ठीक है। अगर मैं उनको सेम हाइट से ड्रॉप कर रही हूँ या आप करो तो आप देखोगे जो कॉइन है वो जल्दी गिर जाएगा और फेदर को कुछ टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, ठीक है। दोनों में ही वेलोसिटी चेंज तो आएगा ही, मतलब दोनों के अंदर एक्सेलरेशन तो होगी, और एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को देखें तो आपको लगेगा कि जो कॉइन है उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा है और फेदर के अंदर एक्सेलरेशन कम है, क्योंकि कॉइन पहले गिर रहा है और फेदर बाद में गिर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के अंदर एक्सेलरेशन अलग है। अब यही एक्सपेरिमेंट